ये संघर्ष का एक्सपीरियंस और एमएलए बनने का एक्सपीरियंस आपका क्या? मैं एक छोटे से परिवार में से आता हूँ। मैं एक छोटे से गांव जो डेडियापाड़ा तहसील में पड़ता है, बोगज, वहाँ से आता हूँ। देश ये जानना चाहता है कि केवड़िया संघर्ष क्या था, क्योंकि दुनिया में केवड़िया सरदार स्टेचू के लिए जाना जाता है। सरदार पटेल साहब का स्टेचू बनना चाहिए, हमको उसमें गर्व था, लेकिन हमको नहीं पता था कि हमारे गांवों को ही उठा के उसका स्टेचू बनाया जाएगा। आम आदमी के नेता हैं, कभी बात आती है बीजेपी में चले जाएंगे, मनसुख वसावा को रिप्लेस चेतक वसावा करेगा, सी.आर. पाटिल के साथ मीटिंग हो गई, कभी पता चलता है कि कांग्रेस के नज़दीक हो गए हैं। ये चेतक वसावा इतने लवली बॉय। भाजपा के कई सारे नेताओं के कॉल आए, कई सारे लोग मिलने आए, भाजपा में जुड़ जाओ। नमस्कार, एनजीएन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजीत। आज हमारे साथ एक खास शख्सियत है। खास शख्सियत इसलिए कि एक गुजरात में इलाका है जो छोटू वसावा का इलाका माना जाता है। तमाम सियासत बदली, मोदी जी की मैक्सिमम टाइम पीरियड आया, लेकिन छोटू वसावा ने अपने इलाके में किसी को पाँव नहीं रखने दिया। पार्टी बदलती गई, छोटू वसावा जीतते गए। अपनी भी पार्टी बनाई, बीटीपी, भारतीय ट्राइबल पार्टी, लेकिन वहाँ भी छोटू वसावा उनके बेटे महेश वसावा जीते। आम आदमी पार्टी के साथ बीटीपी का गठबंधन होता है और छोटू वसावा के गढ़ डेडियापाड़ा में आम आदमी पार्टी की एक सभा होती है। वह सभा इतनी बड़ी होती है कि उस सभा के बाद आम आदमी पार्टी यह धारणा बना लेती है कि वह गुजरात में सरकार बनाने जा रही है। बीच में गठबंधन टूट जाता है और छोटू वसावा, महेश वसावा के हनुमान चेतक वसावा आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाते हैं और आम आदमी पार्टी के जो 5 विधायक जीते, उनके विधायक दल के नेता बनते हैं। चेतक वसावा इसलिए भी खास है क्योंकि चेतक वसावा का जो घर है वह एक सामान्य आदिवासी के घर की तरह है, लेकिन चेतक वसावा चाहते तो घर बना सकते थे क्योंकि वह गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, लेकिन ट्राइबल मूवमेंट के लिए उनने अपनी जॉब छोड़ दी, अपनी नौकरी छोड़ दी। उनकी दोनों पत्नियों ने भी अपनी नौकरी छोड़ दी और चेतक वसावा संघर्ष का जो रास्ता अपनाया वह चलता रहता है और अभी भी चल रहा है। इसलिए यह शख्सियत खास है। चेतक भाई, एनजीएन में स्वागत है तुम्हारे। जी नमस्कार। चेतक भाई, ये ट्राइबल की जब हम बात करते हैं, गुजरात में आप ट्राइबल के तौर पे आम आदमी पार्टी के लीडर आप हाउस हैं। ये संघर्ष का एक्सपीरियंस और एमएलए बनने का एक्सपीरियंस आपका क्या? मैं एक छोटे से परिवार में से आता हूँ। मैं एक छोटे से गांव जो डेडियापाड़ा तहसील में पड़ता है, बोगज, वहाँ से आता हूँ। मेरे मम्मी पापा ने मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया था और उस टाइम में मुझे जब गवर्नमेंट नौकरी मिली तब बहुत खुश थे हम। हमारा परिवार भी बहुत खुश था कि क्योंकि गवर्नमेंट नौकरी गुजरात में मिलना बहुत मुश्किल होता है। मैं एग्रीकल्चर ऑफिसर हमारे बाजू के डिस्ट्रिक्ट सूरत के उमरपाड़ा में तालुका में था। अच्छी खासी नौकरी थी, पगार था 35-36 हज़ार। तो वो खुश थे हम। तब हम जब भी नौकरी ज्वाइन किया तब से छोटी मोटी बातों में छोटे छोटे लोगों की हम सेवा कर रहे थे। सरकारी योजनाओं में उनको लाभ दिया करते थे। उनका जब शादी होता था, मरण होता था, तब जाके खड़े रहते थे। कोई भी पुलिस स्टेशन का हो, फॉरेस्ट का हो, जीबी का प्रश्न हो, हॉस्पिटल का कुछ भी हो, तो हम जाके मिलते थे, उनको समझाते थे, गाइडलाइन करते थे। उनको जितनी भी हेल्प होती थी वो करते थे। तो उसके हिसाब से 2015 में हमारे धर्मपत्नी शकुंतला जी को लोगों ने बोला कि आप लड़ाओ, डिस्ट्रिक्ट पंचायत का इलेक्शन है। हमने खड़ा किया, लोगों ने चुन के उनको डिस्ट्रिक्ट पंचायत में भेजा। फिर 2020 में भी फिर उनको खड़ा किया बीटीपी से 2015 में। तब छोटू भाई वसावा जनता दल यूनाइटेड, तो हम उस टाइम छोटू भाई वसावा का उधर माहौल था, हम उनके साथ थे और 2015 में लड़े।
फिर हमारा जीते केवड़िया का संघर्ष हुआ। उस टाइम हमने अपनी नौकरी से रिजाइन किया, तब घर वालों ने बहुत डांटा मुझे कि नौकरी मिली है, इतनी ख़राब परिस्थिति है, फिर भी आप छोड़ के पॉलिटिक्स में जा रहे हो। तो वो हमारा जो माहौल जो चला, फिर रिजाइन किया, फिर फुल टाइम हम लोगों के बीच में आए। दूसरी बार मेरी धर्मपत्नी शकुंतला जी दूसरी बार भी चुनी गई। तो ये माहौल के दौरान लोगों ने काम किए, छोटे मोटे लोगों के साथ खड़े रहे, एनी टाइम लोगों के साथ रहे ज़मीनी लेवल पे, और आज एमएलए बना हूँ। तो मैं एक छोटा इंसान हूँ, मेरे कोई बड़े सपने नहीं। मेरे घर में कभी भी मेरे मिसिस, मेरा वाइफ के अलावा आगे कोई सरपंच या कोई एमएलए या सांसद नहीं था। आज भी मैं एमएलए बना हूँ। मेरा मम्मी पापा आज भी खेत में काम कर रहे हैं, पानी चला रहे हैं। मेरे भाई लोग भी आज भी खेत में काम कर रहे हैं। तो ये हमारा परिस्थिति है, आज भी लोगों के बीच हम जा रहे हैं। तो ये मेरा राजकीय सफ़र हुआ। जैसे आपने बोला कि हम उस टाइम बीटीपी में काम कर रहे थे, जब आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ, बीटीपी के वालिया के चंदरिया हेड ऑफिस व्हाइट हाउस में बड़ा मीटिंग हुआ, केजरीवाल जी भी आए, और केजरीवाल भगवतमान आके उन्होंने बोला कि हम आदिवासी ट्राइबलों के शिक्षा पे काम करेंगे, हेल्थ पे काम करेंगे, उनको रोजगार देंगे, रोड रास्ते कनेक्टिविटी में हम मदद करेंगे, अनुसूची 5 जो ट्राइबल की प्रावधान है संविधान में उसको लागू करने का काम करेंगे, पैसा एक्ट लागू करने का काम करेंगे। अगर गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो ग्राम सभाओं का पावर हम बढ़ाएंगे। जो वन अधिकार 2006 का जो अधिनियम बना है, जंगल जमीन और खनिज पे आदिवासियों का प्रावधान होना चाहिए, वो हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। टीएसी जो गुजरात का टीएसी जो बना है, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी, उसमें हम आदिवासी में से ही उसका चेयरमैन बनाएंगे, और उस कमेटी का पूरा संचालन आदिवासी का एमएलए ही करेंगे। तो वो सब बातों से प्रभावित होकर हम उस टाइम फिर बीटीपी ने गठबंधन तोड़ा। तो ये मंच बड़ा था, आम आदमी पार्टी का 2 सीएम थे, इतना बड़ा संगठन था। तो हम पढ़े लिखे थे, तो बीटीपी में से हम आम आदमी पार्टी में गए, और आम आदमी पार्टी में जाके 2022 की जो असेंबली का इलेक्शन था, वो असेंबली का इलेक्शन जहाँ से महेश भाई छोटू भाई वसावा लड़ रहे थे, रनिंग एमएलए थे, वहाँ से लड़े, और आज हमको हमारे एरिया के लोगों ने बिना पैसे से, बिना दारू, बिना चवाने नाश्ता, बिना कोई भी जात के स्वार्थ बिना इतने सारे पवित्र मत दे के हमको चुने। तो आज हम इतनी छोटी उम्र में एमएलए बने हैं, तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। और हम लोगों को भी बोलना चाहते हैं, आने वाले दिनों में हमारे से जितना भी होगा इतना लोगों की सेवा की काम करेंगे। इस हाउस के आप सबसे यंग एमएलए हैं। बिल्कुल, आज गुजरात असेंबली के यंग एमएलए है, आम आदमी पार्टी के हम दड़ के नेता है। साथ ही साथ में हाउस में ज़्यादा से ज़्यादा आदिवासी, दलित, ओबीसी और गुजरात के तमाम लोगों की आवाज़ हम आज उठा रहे हैं। आज शिक्षित लोगों के टेट पास लोगों की आवाज़ बनते हैं। आज एलआरडी में जो गड़बड़ी हुई उसके लिए हम बोल रहे हैं। आज जितने भी युवाओं के जो आउटसोर्सिंग पे जो भर्तियां हो रही उनके खिलाफ आज भी हम आवाज़ उठा रहे। तो सरकार को जहां भी गृह में हो या रोड पे हो, जहां भी सरकार के सामने बोलना होता है, हम बोलते हैं और पूरी ताकत से बोलते हैं। आने वाले दिनों में भी लोगों के लिए जहां भी किसी के साथ अन्याय होगा वहां चैतर वसावा और उनकी टीम पूरी खड़ी होगी। आपने सहकाई के सामने बोलने की बात की, केवड़िया संघर्ष आपने कहा। देश ये जानना चाहता है कि केवड़िया संघर्ष क्या था, क्योंकि दुनिया में केवड़िया सदा स्टेचू के लिए जाना जाता है, और केवड़िया में एक बड़ा ट्राइबल शिफ्टिंग हुआ, लोगों की ज़मीन गई। आज भी जब वहाँ कोई वीवीआईपी जाता है तो बहुत सारे घर में पुलिस लोगों को नजर बंद कर देती है, ये हकीकत है। हाँ बिल्कुल, जब 2012 और 2013 के दौरान जब हमको ट्राइबल में बताया गया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा स्टेच्यू हम अपने गुजरात में बनाने वाले हैं, तब उनका रथ हमारे गांवों में घूम रहा था। तब हमने भी बहुत लोखंड दिया था, कुदाली, फावड़ा, टिकम, किसी का कल्टी टूट गया हो, वो टूटा फूटा सब लोखंड इकट्ठा करके टेम्पो भर के हमने भी दिया था कि सरदार पटेल साहब का स्टेच्यू बनना चाहिए। हमको उसमें गर्व था, लेकिन हमको नहीं पता था कि हमारे गांवों को ही उठा के उसका स्टेच्यू बनाया जाएगा। और
दुख तब हुआ, हमने जो आस्था, हमने भावना के साथ जो लोखंड उनको दिया था, सरकार को दिया था, हर एक गांवों में से टेम्पो भर भर के, तो वो लोखंड तो पूरा गायब हो गया, लोह वो पूरा और जो स्टेचू बना वो भी चाइना की कंपनी ने बनाया ब्रोंज का, तो वो भी एक बात है। और सरदार पटेल साहब का जरा भी विरोध हम नहीं कर रहे, लेकिन उनका स्टेचू बनाने में जो 14 गांवों को वहाँ से विस्थापित करने का जो मूवमेंट चला, उसमें से 6 गांवों को विस्थापित किया गया, तो वो बहुत बड़ी दुख की बात है। वहाँ हमारे संविधान में जो प्रावधान था, हमारा तोते डबल है, आदिवासी की ज़मीन कोई ले नहीं सकता, उसको नष्ट किया गया। वहाँ से अनुसूची 5 पैसा एक्ट को नष्ट कर दिया गया। वहाँ हमारा ग्राम सभा का पावर था, और वहाँ हमारा सरपंच थे, मुखिया से उनकी जितनी भी पावर थे उसको नष्ट कर दिया गया। वहाँ अभी जितने भी प्रोजेक्ट है, बहुत बड़े प्रोजेक्ट वहाँ टाटा का प्रोजेक्ट है, अदानी के प्रोजेक्ट है, ताज होटल बन रहा है, बड़ा बड़ा होटल भवन बने गए, उसमें हमें कहीं भी रोजगारी नहीं दिया, हमारे लोगों को कहीं भी नौकरी नहीं दी। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी दुख है। वहाँ पे हमने बहुत संघर्ष किया, 3 बार हमको जेल में भी डाला गया, हमको केवड़िया के संघर्ष के दौरान पासा भी किया गया, मुझे सेंट्रल जेल राजकोट भी डाला गया, 94 दिन वहाँ रखा गया, एक अंधेरी कोठड़ी में। उसके बाद फिर हमारा मूवमेंट चालू हुआ, फिर हमको 69 जने को, उसमें मेरी वाइफ, मेरा एक छोटा बच्चा, दोनों वाइफ या खाली शकुंतला जी उस टाइम मेरे साथ थे, और वर्षा जी घर पे थे। तो शकुंतला जी और मेरा जो बड़ा लड़का है, इस साल 5वीं कक्षा में आया है, उसको भी उस टाइम में जेल में डाल दिया गया था। तो ये पूरा संघर्ष चला। जब भी तारीखें पड़ती थी तो हम 70 लोगों को तारीखों में जाना पड़ता था, स्टेटमेंट देना पड़ता था, सबको इकट्ठा करके ले जाना पड़ता, ऐसे करके करके हम निर्दोष छूटे, हमारी गाड़ियाँ रख दी गई। तो बहुत बड़ा संघर्ष किया वहाँ पे, और इतना सारा संघर्ष किया तो आज 6 ही गांवों को उठा, 14 गांवों को जो विस्थापित करने की बात थी, उसमें से 6 गांवों को विस्थापित हुआ और दूसरे गांवों के हमने बचाया है। और आने वाले दिनों में समस्याएं बहुत है, लेकिन लड़ना पड़ेगा। आने वाले दिनों में भी उनके साथ है, और आने वाले दिनों में भी उनके साथ रह के हम लड़ेंगे। चेतन भाई, आपने संघर्ष की बात की, जितना मुझे पता है आप अपने पूरे 7 पीढ़ी में पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, मोटा मोटी जो क्लास 2 ऑफिसर बने थे। नौकरी छोड़ना कितना मुश्किल होता है? मेरे लिए नौकरी छोड़ना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मेरी परिस्थिति भी बहुत ख़राब थी। मेरे माँ बाप, मेरे सासू माँ, सब मुझे बहुत डांट रहे थे कि इतनी मुश्किल से नौकरी मिलती है, आप नौकरी छोड़ दोगे तो कैसे चलेगा अपना परिवार, बच्चों का कैसा भविष्य बनाएंगे, घर कैसे चलाएंगे। फिर भी केवड़िया का मूवमेंट चल रहा था, और केवड़िया तो हम कभी इलेक्शन लड़ने नहीं जाते, लेकिन वहाँ जो अन्याय हो रहा था तो वो अन्याय हम सह नहीं पा रहे थे, इसलिए हमने वहाँ मूवमेंट छेड़ी थी और लीडरशिप ली थी। और उसके होते हुए हमने गवर्नमेंट की जॉब मैंने छोड़ दी थी। मैं अगर सोचता तो 4-5 सालों के बाद मैं टीडीओ भी बन जाता, अच्छा सारा पैसा कमा लेता, 2-3 माल का मकान बना लेता, बच्चों का अच्छी पढ़ाई करवा लेता, शादी करवा लेता, गाड़ी 4 व्हीलर ले लेता, लेकिन तब मेरी फैमिली का ही सेटिंग हो जाता। तो जो छोटा लोग है उसकी सेवा करने के लिए, उसको न्याय दिलाने के लिए मैंने नौकरी छोड़ी, और वो बहुत उस टाइम बहुत मुश्किल में थे। और बिल्कुल, तो आज उन लोगों का ही आशीर्वाद है कि इतनी छोटी सी उम्र में मुझे असेंबली का मेंबर बनाया गया है। चेतन वसावा लवली बॉय हो गए हैं, आम आदमी के नेता हैं, कभी बात आती है बीजेपी में चले जाएंगे, मनसुख वसावा को रिप्लेस चेतन वसावा करेगा, CI पाटिल के साथ मीटिंग हो गई, कभी पता चलता है कि कांग्रेस के नज़दीक हो गए हैं। ये चेतन वसावा इतने लवली बॉय क्यों? चेतन वसावा का एजेंडा स्पष्ट है, वहाँ के छोटे लोगों को शिक्षा देने के लिए हम लड़ रहे हैं, अच्छा हेल्थ देने के लिए, उसको रोज़गार मिले, पानी मिले, इरिगेशन का पानी मिले, उसके लिए हम लड़ रहे हैं। अगर भाजपा में जाना ही रहता तो जब हम चुने गए उसके बाद भाजपा के कई सारे नेताओं के कॉल आए, कई सारे लोग मिलने आए, भाजपा में जुड़ जाओ, कैबिनेट में बिठाएंगे, ऐसी बहुत सारी ऑफ़र दिया गया था, लेकिन हम नहीं गए, क्योंकि हमारे सपने भी छोटे हैं और हम छोटे छोटे लोगों के काम करते हैं। हमने भाजपा में देखा है, हमारे नज़दीकी साथी, हमारे वडील, हमारे सम्माननीय सांसद मनसुख भाई वसावा हमारे नज़दीक के ही है, कई सालों से वो भाजपा में है,
6 टर्म से तो सांसद है। उसके पहले वो गुजरात में मिनिस्टर थे और सेंट्रल में भी मिनिस्टर रह चुके हैं। लेकिन इतनी सारे बड़े नेता होते हुए भी आज उनका सम्मान उस पार्टी में नहीं रहा है। आज उनके पार्टी में ही उसको बाहर निकाल दिया जाता है, मीटिंग में से उठा दिया जाता है। तो वो कुछ इतने सालों से बोल भी नहीं रहे। अब अगर बोलते हैं तो उसका कुछ संगठन सुनता नहीं है, सरकार सुनती नहीं, तो हम जाके वहाँ क्या करेंगे। तो हम तो बोलने वाले में से है, हम तो लड़ने वाले में से है, संघर्ष में से पैदा हुए हैं। तो आने वाले दिनों में भाजपा में जाके फिक्स होना हमको पसंद नहीं है। हम तो लोगों की आवाज़ बनना चाहते हैं और हम कभी भाजपा में नहीं जाने वाले। जैसे कि मनसुख भाई वसावा इतने सालों से अभी तक तो चुप थे, अब चैतर भाई वसावा हर एक गाँव में घूमता है। आप मनसुख भाई को इतना सम्मान से किए, लेकिन पब्लिक स्पीच में मनसुख भाई जो चेतक भाई के लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं वो संसदीय तो नहीं होते, ये क्या है? मनसुख भाई सीनियर नेता है और हमारे आदिवासी समाज में से आते हैं और हमारे वडील है, मैं सम्मान करता हूँ। और वो मुझे बहुत हल्की भाषा में उनकी जाहिर मंच से बोलते हैं कि चैतर को वो तो कुएं में की डेढ़की है, डेढ़का है, चैतर को तो मैं वेयू कर दूंगा, वो मच्छर है, फलाना है, ढिकना है। उनकी आदत है, वो बोलेंगे। वो आगे छोटू भाई वसावा को भी मच्छर बोलते थे। उसके सामने जो भी खड़ा होगा, वो भाजपा में से भी कोई खड़ा होगा तो उसको भी वो टारगेट बनाएंगे। अभी तो छोटू भाई की तारीफ कर रहे हैं। अभी उनके सामने भाजपा में से ही घनश्याम भाई देसाई, घनश्याम भाई पटेल, प्रकाश भाई देसाई और दर्शनाबेन देशमुख ने लोकसभा लड़ने का दावा रखा है। तो उनका झगड़ा चल रहा है। तो उन्होंने बोला कि छोटू भाई को छोड़ के जो घनश्याम देसाई, काला भाई जो आए हैं वहाँ के एमएलए, तो वो अभी उनको टारगेट कर रहे हैं। तो मनसुख भाई का कोई अपना स्टैंड नहीं रहता। वो आज बोलेंगे कल मुझे मिलेंगे तो वो क्षमा मांग लेंगे कि चैतर भाई बुरा मत मानना, मेरे से बोला गया था, ऐसा चलता है। और मनसुख भाई जो भी बोलते हैं अपनी जबान पे अड़े नहीं रहते। उनकी सरकार थी 28 सालों से गुजरात में, 10 साल से वो केंद्र में सरकार थी, फिर भी आज आदिवासी समाज को न्याय क्यों नहीं दिलाया है। आदिवासी एरिया में आज शिक्षा में टीचर नहीं है, शाला नहीं है, आंगनवाड़ी केंद्र नहीं बने हैं, रोड नहीं है, रास्ते नहीं है, हमारे आदिवासी के सर्टी बोगस आदिवासी को घुसा रहे हैं। तो उस टाइम ज्ञान सहायक में नहीं बोल रहे हैं, मणिपुर में इतनी हिंसा हुई उस पर नहीं बोल रहे हैं, यूसीसी लागू हो उस पर नहीं बोल रहे हैं, आज हॉस्पिटल में नहीं बोल रहे हैं। तो क्या है, उनकी खुद की सरकार है, सांसद है, पावर का उपयोग करके उनको बोलना चाहिए, करना चाहिए। अगर मनसुख भाई को मैं विनती करता हूँ, मनसुख भाई अगर आपका सम्मान इस पार्टी में नहीं है तो आप रिजाइन दे दो, आपके साथ समाज खड़ा रहेगा। लेकिन उन्होंने पहले क्या किया था, 2 साल पहले भी उनको एक रिजाइन का लेटर प्रेस में ऐसा घुमाया था, फिर व्हाट्सअप खेला था, फिर गड़ी करके जेब में रख दिया था, और वो भी यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष के नाम पे। अगर सांसद को रिजाइन देना है, अगली बार मैं मनसुख भाई को बोलना चाहता हूँ, अभी रिजाइन दो तो आप राष्ट्रपति को मिल के दे दो, आप सभापति को मिल के दे दो, तो पता चलेगा कि स्पीकर को देना। हाँ, सांसद को वहाँ देना होता है। यहाँ देखिए वो सिर्फ व्हाट्सअप खेलने से कुछ नहीं होगा, लोगों को उल्लू बनाते। तो ये मनसुख भाई का स्टाइल है, वो स्टाइल अभी चलने वाला नहीं है। हमारे लोग पूरे जान गए। मनसुख भाई को आज भरूच नर्मदा में, उनके संगठन में, उनकी पार्टी में, उनकी सरकार में और अधिकारियों में उनको एक सूखा पापड़ नहीं टूट रहा है। और हम तो क्या है, हम अपनी काम से चुन के आए, हमारे नाम से चुन के आए। मनसुख भाई जैसे कमल से नहीं चुन के आए। हम तो उस टाइम मोदी भी आए थे, अमित शाह जी भी आए थे, नरेंद्र जाडेजा आए थे, हर संघवी आए थे, डोर टू डोर करे, पूरा प्रशासन हमारे साथ था, फिर भी हमारे काम और नाम से चुने हैं। अगर मनसुख भाई को इतना दम है तो मनसुख भाई अपने नाम से लड़े, कमल को साइड पे रखे, तब पता चलेगा उनका कितना मान सम्मान है, कितने लोग उनके। तो ऐसा चलता रहता है। फिर भी हम कहते हैं हमारे सीनियर लीडर है, आने वाले दिनों में उनको सद्बुद्धि दे भगवान, और ये अंत है उनका। तो अंत में वो फपड़ा रहे। आप देखे होंगे 2 दिन पहले उनका स्टेटमेंट कैसा था। तो अंत में वो फपड़ा रहे, जैसे किसी का अंत होता है तो वो फपड़ते, वो फपड़ा रहे। कहते भाई, एक आप लड़ने वाले आदमी हो, हाउस में आपका रिस्पेक्ट है। एक सबसे बड़ा सवाल, गुजरात में फर्जी आदिवासी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन ये बोगस ट्राइबल का इशू ऑन फ्लोर क्यों नहीं?
जब फर्जी आदिवासी को कास्ट के सर्टी दिए जाते थे गणपत वसावा द्वारा, उस टाइम में हमने 2020 में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया था सत्याग्रह छावनी गांधीनगर में। तब यही मनसुख भाई, यही गणपत भाई, जसवंत सिंह भांबोर पूरी टीम आई थी और हमारे साथ यहाँ उन्होंने समाधान किया था। गवर्नमेंट से वो बोले कि हम है, उन्होंने हमको विश्वास दिया था कि आपकी जितनी भी कमिटमेंट है हम पूरा करेंगे। आज एक भी कमिटमेंट वो भाजपा में रहे आदिवासी जो नेता है बड़े बड़े, उन्होंने नहीं किया और वो पूरा आंदोलन उन्होंने तोड़ दिया था। आज हमने कई बार मनसुख भाई को मिले हैं, हमने बोला जो निमिषाबेन सुतार, उन्होंने जो आदिजाति मिनिस्टर बनाया था पिछली बार, वो निमिषाबेन सुतार खुद ट्राइबल नहीं है, फिर भी फर्जी सर्टी से वो एमएलए बने, तो उनको पहले निकालो ना। तो वो नहीं करे। तो मनसुख भाई करते कुछ नहीं है, सिर्फ बोलते हैं और भूल जाते हैं। अरे भाई आप किसके सामने बोल रहे हैं? आपकी पार्टी तो सरकार है, आप सांसद है, आपका पावर का इस्तेमाल करो, सरकार का इस्तेमाल करो। वो क्यों नहीं करते? गांव में आके लोगों को बोलेंगे वो थोड़ी चलेगा, वो नहीं चलता है। तो काम की राजनीति होना मैं चाहिए। ये कह रहा हूँ कि ये मुद्दा विधानसभा में क्यों नहीं उठता, ये फ्लोर में क्यों नहीं उठता? क्योंकि बोकस सर्टी का कितना है उस पर जांच कमेटी तो तभी बैठेगी ना जब हाउस पे सवाल आएगा। बिल्कुल, हमने आपने देखा होगा मार्च के जो हमारा पहला सेशन, हाँ दूसरा सेशन, पहला तो शपथ ग्रहण का था, दूसरे सेशन में हर एक जाति कास्ट प्रमाण पत्र में भी हम बोले थे, कुपोषण में भी हम बोले थे, सिकल सेल पे भी बोले थे, आंगनवाड़ी पे भी बोले थे, शिक्षा पे भी बोले थे, दवाखाने आरोग्य डिपार्टमेंट पे भी बोले थे, भ्रष्टाचार पे भी बोले थे, आउटसोर्सिंग पे भी बोले थे। आप विधानसभा में हमारा पूरा रिकॉर्ड निकाल सकते हो कि दूसरे सत्र में जो 1 महीने का सत्र थे, चैतर भाई कितने बोले, हर दिन 3 सवाल पे हम बोलते थे। तो ये हमारा रिकॉर्ड है। और हमने इतने पत्र भी सीएम को लिखे हैं, हर बार हमने पत्र लिखे हैं। तो ये हमारा काम की रिकॉर्ड है और हम लोगों को दिखा सकते हैं कि ये काम हमने किया है। हाउस में मैं एज द जर्नलिस्ट होता हूँ, मैंने आपकी एक्टिविटी देखी है। एक बड़ा सवाल चेतन भाई, आदिवासी और अनुसूचित जात, एससी और एसटी दोनों में जब हम देखते हैं तो एससी कम्युनिटी के तमाम नेशनल लीडर मिल जाते हैं आपको, नेशनल आइडेंटिटी के लोग मिल जाते हैं। लेकिन जब हम एसटी में जाते हैं, जबकि एसटी देश का सबसे बड़ा हिस्सा है, सीटें सबसे ज़्यादा रिजर्व है, तो वो नेशनल डायग्राम कोई सेट नहीं होता है। इसको आप कैसे देखते हैं? एससी के जितने भी लीडर है, आप देख लो, मायावती जी होंगे, रामदास अठवाले होंगे, कहीं पासवान जी है, हर स्टेट तो में एक नेशनल लीडर है। हर स्टेट में एससी के नेशनल लीडर है। हमारे आदिवासी में देखो, अभी चैतर भाई अभी उभर के आगे आ रहे हैं, तो चैतर भाई का मनसुख भाई वसावा भी विरोध करेंगे, छोटू भाई वसावा भी विरोध करेंगे, गणपत भाई वसावा भी विरोध करेंगे। तो एसटी में ये माइनस पॉइंट है, कोई भी उभर के ऊपर आएगा उसको बड़े नेता दबा देगा, उसका वीटो पावर के उपयोग यानी एससी में कोई आता है तो उसको प्रोत्साहन देते हैं, और उसका जब भी इश्यू कुछ होता है एससी समाज का तो पूरे इकट्ठा होते हैं, एक मंच पे आ जाते हैं। आज ट्राइबल के लोगों के इतने बड़े इश्यू है, विस्थापितों के इश्यू है, बेरोजगारी का इश्यू है, जाति कास्ट सर्टिफिकेट का इश्यू है, मणिपुर का इश्यू है, यूसीसी का इश्यू है। आज एक भी ट्राइबल लीडर इकट्ठा होने का नाम नहीं रह रहा, एक मंच पे आते ही नहीं। और जितने भी ट्राइबल के लीडर बने हैं आगे, वो कोई भी हो तो अपने ही घर का, अपने ही परिवार का करके बैठे हैं। उसको कोई दूसरा कुछ नया यंग युवा आगे आए वो कभी उन्होंने नहीं सोचा। इसलिए आज पूरे देश में, मैं गुजरात की नहीं बात कर रहा हूँ, पूरे देशों के स्टेट में आप देख लीजिए, कहीं भी आपको नेशनल लीडर नहीं मिलेंगे, सिवाय नॉर्थ में थोड़े बहुत लीडर है, अपनी पार्टी बना के रखी है। ये ट्राइबल पे ही आगे जाए। गुजरात लगभग 33% ट्राइबल स्टेट है, 33 सीटें रिजर्व है, 32। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये तमाम ट्राइबल स्टेट है जहाँ इनका सबसे बड़ा स्टेक ट्राइबल्स का है। 10% पॉपुलेशन चीफ मिनिस्टर बनता है और समाज की मुख्य धारा में है। ट्राइबल कम्युनिटी के साथ ऐसा क्यों नहीं है? जो 32-33 ट्राइबल एमएलए होते हैं, जो ट्राइबल एमपी होते हैं, वो बैठ के कभी क्यों नहीं सोचते कि 10% का आदमी, आधी कैबिनेट होती है और ट्राइबल को मिलता है तो ट्राइबल मिनिस्ट्री मिलती है।
आज ट्राइबल की ऐसी कोई पार्टी नहीं है। जब छोटू भाई वसावा ने उनके जो पुत्र थे महेश भाई वसावा ने भारतीय ट्राइबल पार्टी बनाया था, तो वो भारतीय ट्राइबल पार्टी के जब लड़ने का बात आया तब घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। खुद छोटू भाई को महेश भाई ने टिकट नहीं दिया, छोटू भाई अपक्ष लड़े। वैसे ही उनके महेश भाई से छोटे भाई जो दिलीप भाई है वो आज दूसरी पार्टी बनाया, उन्होंने भारत आदिवासी पार्टी बनाई। तो एक ही घर में दो पार्टियाँ और छोटी छोटी पार्टियाँ। और उन्होंने, जब मैं भी वहाँ काम कर रहा था, मैंने भी बहुत मेहनत किए थे, मैंने टिकट मांगा तो मुझको भी टिकट नहीं दिया था। तो ऐसा बहुत चलता है, आदिवासी का कोई पार्टी ऐसा नहीं है कि वो चलाए, वो एक प्रॉब्लम है। और ट्राइबल में जो मैंने बोला आगे कि वो पूरा प्रॉब्लम पूरे एरिया में है, पूरे देश में है कि एक मंच पे कोई आ नहीं रहा है और जितने भी नेता है वो खुद अपनी अपनी सोचते हैं। तो वो हमारे एक दिक्कत है। और आप बोले कि राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात बहुत छत्तीसगढ़ ट्राइबल के नाम पे स्टेट बना, लेकिन आज तक ट्राइबल चीफ मिनिस्टर नहीं बना। वहाँ यही प्रॉब्लम है। आज तक वहाँ हम राजस्थान हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, सरकारें आई है, भाजपा की आई है, कांग्रेस की आई है। और उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा बना के रखी है। एक तरफ डेवलप होता जाएगा, ट्राइबल की बात करें, वहाँ से जुड़े हुए सूरत का डेवलप होगा, भरूच का डेवलप होगा, वहाँ का बड़ौदा का डेवलप होगा। लेकिन वहाँ जो ट्राइबल का एरिया है, डांग हो, तापी हो, दाहोद हो, नर्मदा हो, उसका डेवलप आज भी नहीं हो रहा है। आज बैनर पे आप देखोगे तो अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, बड़ौदा का दिखाया जाएगा, लेकिन रियलिटी ये है कि आज उस एरिया में बहुत दिक्कत है। जानबूझ के आज हमारे जितने भी नेता है, वो जो भी पार्टी में है, भाजपा में है, कांग्रेस में है, कि आम आदमी में होगा, कि कोई भी पार्टी में, या तो उनका वो पार्टी में दबदबा नहीं रहा है, या तो वो पार्टी में जो उनके जो हेड है वो उनका मान नहीं रहे। ऐसा कुछ भी तो है। तो इतने सालों से ट्राइबल का डेवलप नहीं हुआ है। आज राजस्थान में भी हम जा रहे हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, सेम कंडीशन सभी राज्यों की है। तो कहीं ना कहीं लक्ष्मण रेखा आती है, कुछ न कुछ मर्यादा है कि ट्राइबल को जानबूझ के आज वहाँ डेवलप नहीं हो रहा है। संविधान की अनुसूची 5 एक बड़ा सवाल है। पत्थरगढ़ी कानून झारखंड में लागू हुआ, उसका भी अपोज हुआ। एक नक्सल बेल्ट बन जाता है, तीक कमान बेल्ट बन जाता है, गवर्नमेंट के अपने अपने कोड हैं, उसको लेके आप कैसे देखते हैं? और ये कैसे एक देश का एक हिस्सा आप उसको नक्सल बेल्ट डिक्लेयर करते हैं? आज देश में जो भी, क्योंकि आपका भी इलाका लगभग उसी तरह। आज देश में संविधान में प्रावधान है, अनुसूची 5, अनुसूची 6 जिस एरिया में भी लागू है उस एरिया में, और विशेष करके पैसा एक्ट लागू है, और विशेष करके जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदा पे आदिवासियों का अधिकार प्रावधान कायम बने रहे रखने के लिए प्रावधान पूरा संविधान में दिया गया। फिर भी आदिवासियों के कहीं ना कहीं उनके जो खनिजों हो, वहाँ से लिग्नाइट निकालना हो, कोलसा निकालना हो, रेती लेना हो, पानी लेना हो, जंगल काटना हो, तो कॉरपोरेट सेक्टर को वहाँ घुसाने के लिए उन लोगों को वहाँ से हटाया जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा, मैं जिस एरिया से आता हूँ वहाँ नर्मदा डैम बनाया गया, कितने हजारों लाखों लोगों को वहाँ से उठाया गया। करजन डैम बनाया गया, 22 गांवों को उठाया गया। उकाई डैम बनाया गया, 65 गांवों को उठाया गया। तो जिसको वहाँ से उठाया जाता है उसकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो वो लोग अपना हक मांग रहे हैं कि भाई हमको हक दो। आप झारखंड जाओ, छत्तीसगढ़ जाओ, वहाँ आदिवासियों के गांव खाली करके वो पूरा बेल्ट आज अदानी अंबानी को दिया जा रहा है, वहाँ खुदान करने के लिए, वहाँ पत्थर निकालने के लिए, कोलसा निकालने के लिए। तो हम आदिवासी लोग आदि अनादि काल से जंगल प्रकृति के साथ रहने वाले लोग हैं, प्रकृति संपदा को पूंजने वाले लोग हैं। तो हमको जहाँ से भी विस्थापित किया जाता है और हमको हमारा हक नहीं मिलता है, तो स्वाभाविक है हम पहले अपने सरकार को बोलते हैं, सरकार नहीं देती है तो रास्ते पे आते हैं, और रास्ते पे जब भी आते हैं तो सरकार जानबूझ के उसको नक्सल बना देती है, उसको हथियार लेने में मजबूर कर देती है। आज आप मणिपुर में देख लो कितना कंडीशन बुरा है। आज देश के बड़ा प्रधान उस बारे में एक शब्द नहीं बोलेंगे। आप आज पूरी देश की मीडिया मणिपुर के बारे में इतना नहीं बोलेंगे। आज मणिपुर में 150 से ज़्यादा लोगों के खुलेआम मर्डर हुए हैं।
70,000 लोग अपने घर छोड़ के जंगलों में भाग गए हैं। गांव गांव में आग लगाई गई है। कितने सारे नेताओं को मार दिया गया है। कितनी महिलाओं के नग्न अवस्था में उनका वो जुलूस निकाला जाता है। तो वहाँ ह्यूमन राइट क्या करता है? आदिवासी जो राष्ट्रपति है वो क्या करते हैं? वहाँ के राज्यपाल क्या कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं आदिवासियों के साथ बहुत बुरा अन्याय हो रहा है और पूरी प्रेस मीडिया चुप है। आज प्रेस मीडिया जो सीमा हैदर आई थी उनके लिए कवरेज के लिए उनके घर टेरेस पे उसको ढूंढ रही थी। मैंने देखा था 2 हफ्ते सीमा हैदर का चलाया, लेकिन मणिपुर का एक भी दिन उन्होंने नहीं चलाया। और गृह में क्या हुआ? गृह में विपक्ष ने भी जवाब नहीं दिया। विपक्ष भी हंगामा कर लिया। विपक्ष भी वहाँ गई थी, मुलाकात करके आई, पर मुलाकात करके आई सिर्फ राजनीति करके आई। वहाँ क्या हुआ वो हुआ, उन्होंने विधानसभा में नहीं रखा है। आज हमारे लोकसभा में के सत्र दौरान उन्होंने भी क्या नहीं, उसका क्या परिणाम आया? सत्र में क्या परिणाम आया? मणिपुर का क्या हुआ? दबा दिया सब। तो मणिपुर में आज भी बहुत, तो झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जहाँ भी हो आदिवासियों का ऐसी ही घटना होती रहती है। मध्य प्रदेश में कोई नेता बीजेपी के ऊपर मुद्द देगा, कोई बलात्कार कर देगा, कोई ट्रक के साथ बांध के उसको पूरा घुमाएगा, कोई शादी में घोड़ी पे नहीं चलने देगा। तो ये क्या चल रहा है पूरे देश में? संविधान नाम की कोई कानून है कि नहीं है? तो ये अन्याय हो रहा है। उसके खिलाफ जब भी कोई आदिवासी आवाज़ उठाता है तो उसको नक्सली बना के ठार दिया जाता है। तो ये पूरा नक्सलवाद का पूरा जिम्मेदार यहाँ वहाँ की सरकार है। एक आम आदमी पार्टी, कांग्रेस दोनों इंडिया के हिस्सेदार हैं। लोकल पॉलिटिक्स में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि आप आम आदमी के विधायक दल के नेता हैं गुजरात विधानसभा में। आपके प्रदेश प्रमुख एक बयान देते हैं कि हम कांग्रेस के साथ मिलकर 2024 का गुजरात में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उसी समय कांग्रेस खंडन कर देती है कि नहीं, हमारी ऐसी कोई बात नहीं है और सब पूरा सेंट्रलाइज है। तो एक सीट के लिए वो भरूच है। चेतक वसावा इस पे क्या कहेंगे? क्योंकि चेतक वसावा भरूच से लोग कहते हैं कि पार्लियामेंट के कैंडिडेट तो हैं, सिंबल कौन सा होगा वो चेतक से पूछ। चेतर वसावा आम आदमी में से चुने गए एमएलए है और आने वाले दिनों में भी अगर गुजरात में अलायंस होता है तो अलायंस में जो भी सीटें मिलती है उस पर हम लड़ेंगे। अगर अलायंस में यहाँ अलायंस नहीं होता है तो 26 के 26 सीट हम लड़ेंगे। आपने 2022 का इलेक्शन देखा होगा, 41 लाख से भी ज़्यादा वोट हमको मिले हैं। ज़्यादातर 25% एवरेज मत हमको ट्राइबल में से मिले हैं। हमने वहाँ भी बहुत मेहनत किया है। आने वाले दिनों में भी वो ट्राइबल में जहाँ जहाँ भी हम मजबूत हैं वो सीट हम सीट शेयरिंग में मांगने वाले हैं और अलायंस में हम मांगने वाले हैं। अगर आने वाले दिनों में इतनी सीट मिलती है तो हम पूरी ताकत से लड़ने वाले हैं। अगर नहीं मिलती तो, अगर गठबंधन नहीं होता तो हम पूरी 26 के 26 सीट लड़ेंगे। रही बात चैतर भाई वसावा की, तो भरूच जहाँ से भी मैं चुन के आता हूँ, मेरा पूरा इलाका भरूच लोकसभा में से आता है और लोकसभा में हम पूरे बहुत मजबूत हैं। अगर हमको सीट मिलती है तो पूरे कांग्रेस के साथियों को साथ में लेके वहाँ उतरेंगे हम। अगर कांग्रेस के किसी को भी सीट वहाँ से मिलती है तो उसको जिताने का पूरा काम हम करेंगे। आम आदमी पार्टी गुजरात में कौन सी सीटों पे अपना दावा करती है? आम आदमी पार्टी गुजरात में भरूच, दाहोद, बारडोली, छोटा उदेपुर, वलसाड और जामनगर, ये 6 सीट है और 4 सीट हमारे हैं जैसे कि पंचमहाल, भावनगर। इसलिए आने वाले दिनों में हम 10 सीट मांगने वाले हैं। 10 में से जो भी आती है उसमें हम सब साथ में बैठ के तय करेंगे और उसमें हम लड़ेंगे। आप तो मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं। आदमी एक बीवी से परेशान है, आपकी 2 बीवियाँ, दोनों खुश है। ये ट्राइबल लीडर को कोऑर्डिनेट करने में का कभी सोचा है? जिग्नेश मेवाणी आपकी उम्र में संघर्ष करके नेशनल आइकॉन बन जाते हैं। चेतक वसावा जिग्नेश से ज़्यादा संघर्ष करते हैं लेकिन पीछे। आज हमारी आदिवासी समाज की अपनी परंपरा है, रीति रिवाज है, रूढ़ी प्रथा है। मेरे परदादा, उनकी भी 2 बीवियाँ थी, मेरे दादा की भी 2 दादी थी, मेरे पापा की भी 2 मम्मी थी, आज मेरी भी 2 बीवी है। ये हमारी परंपरा है, वो हमारे में नॉर्मल है। आज हम बहुत खुश हैं। वो भी बहुत मुझे हेल्प करते हैं, मुझे बहुत वो प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो उसका कोई दिक्कत नहीं। आने वाले दिनों हम अपना काम करते जाते हैं,
कहाँ लोग हमको नोट करते हैं कहीं नहीं करते, वो तो लोगों और प्रेस मीडिया का काम है। लेकिन आज भी मैं 24 घंटे वहाँ पे अवेलेबल रहता हूँ, लोगों के ज़मीन के साथ जुड़ा रहता हूँ। जैसे ही आज 17 में मैं गांधीनगर आया हूँ, कम से कम 40-50 लोग कॉल करते हैं कि भाई ऑफिस पे आइए साहब, आप है नहीं। तो ये हमारा सिस्टम है, मैरिज हो, शादी हो, हाँ, आप डांस बड़ा अच्छा कर लेते हैं, दूल्हे के कंधे पे बैठ। चुने हैं, चुन के आइए। उसके बाद कम से कम 500 शादियों ने हमने अटेंड किया है, यही एक ही साल में। वो भी एक ही साल में 500 शादियाँ अटेंड किया है। और कई सारे मैयत हो, जब भी छोटे मोटे कुछ भी सामाजिक मूवमेंट प्रसंग रहते उसमें जाके हम अटेंड करते हैं। राजस्थान के आप प्रभारी हैं एक संभाग के, राजस्थान में भी आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही है, तो ये इंडिया है कि ये इंडिया अंडर इंडिया है? इंडिया का अलाउंस 2024 को लोकसभा का चुनाव को लेके है। अभी तक छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश हमारी पूरी तैयारी चल रही है पूरी सीटों पे लड़ने के लिए। अभी तक वहाँ स्टेट में छत्तीसगढ़, राजस्थान, एमपी में गठबंधन नहीं है। जो भी गठबंधन इंडिया अलायंस हुआ है वो 2024 की लोकसभा के लिए हुआ है, तो उसी टाइम लोकसभा में ही हम गठबंधन में लड़ेंगे। अभी तो वो जो स्टेट का जो भी इलेक्शन है वो इंडिविजुअल अलग अलग लड़ने की तैयारी वहाँ चल रही है। अब हम फायर राउंड खेलेंगे, मैं सवाल पूछूंगा, आपको 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनना है। चेतन वसावा 10 साल बाद कहाँ होंगे, नेशनल लीड पॉलिटिक्स में, स्टेट पॉलिटिक्स? चैतर वसावा अभी तो लोकसभा लड़ने वाले हैं, लेकिन आने वाले 10 सालों में वो स्टेट में ही रहेंगे। एक बार लोकसभा लड़के जाएंगे, फिर पूरा दिल्ली घूम के फिर स्टेट में ही हम आने वाले हैं। आदिवासी समाज का बड़ा नेता कौन, मनसुख वसावा, तुषार चौधरी? क्योंकि दोनों ये कैबिनेट में मिनिस्टर थे, इसलिए ये option। आदिवासी समाज के अगर बड़े नेता की बात की जाए तो एक तो हमारे अमर सिंह भाई चौधरी थे, ये ऑप्शन 2 है। स्वर्गीय अमर सिंह भाई चौधरी थे। उसके बाद छोटू भाई वसावा हुए, मनसुख भाई वसावा हुए। वो हमारे एरिया के बड़े नेता उस वहाँ से प्रतिनिधित्व करते हैं, अच्छे हैं। और अभी यंग में गिने जाए तो अभी अनंत पटेल आगे आ रहे हैं, गणपत वसावा आगे रहे, हम आगे आ रहे हैं, तो धीरे धीरे हम भी आगे बढ़ेंगे। आप ये फायर राउंड को तोड़ के लंबे जवाब दे हैं, इसलिए उसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। आप जब पहली बार जेल गए, वो पहले रात कैसी थी? जेल किसी दुश्मन को भी जेल नहीं होनी चाहिए, मैं मानता हूँ। पहली बार मैं तो एक सीधा साधा गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आया और जेल में डाला गया, और वो भी राजकोट जेल में। सभी खूंखार कैदी थे, 2200-2300 कैदी थे, और सेंट्रल जेल थी, स्ट्रिक्ट नियम थे। तो हाथ में मोबाइल, लोगों को मिलना जुलना मेरा काम रहता था। अचानक मुझे अकेले में डाल दिया, कोठड़ी में डाल दिया, तो मुझे पहले ऐसा लगा कि मेरा माइंड ब्रेक हो जाएगा। लेकिन धीरे 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 करके मेरा हिम्मत जुड़ा। 10-15 दिनों के बाद हमारे घर से मिलने के लिए आए, और तब मैं निर्वस हो गया था, वो भी रो रहे थे। लेकिन जब उन्होंने बोला कि आपकी जो भी फ़ी है आपका एडवोकेट को देने के लिए, हमको यहाँ आने के लिए, वो पूरा खर्चा वहाँ के लोगों ने उठाया, तब मेरा हिम्मत बढ़ गया। और मैंने फिर जेल में ही अपना हिम्मत बढ़ा लिया कि आने वाले दिनों में और मजबूत ताकत से लड़ूंगा, और आज लड़ रहा हूँ। मतलब ये चेतन वसावा जेल के अंदर बने थे? ये चैतर वसावा जेल के अंदर पूरा संविधान का पढ़ाई किया, बाबा साहेब का जीवन चरित्र, कार्ल मार्क्स, लेनिन, सबका पुस्तक मैंने वहाँ पढ़ाया। साथ ही साथ में वहाँ मैंने रामायण भी पढ़ा है, महाभारत भी पढ़ा है। उसमें क्या लिखा है, क्या करना है, वो सब मैंने जेल में, मुझे 94 डेज मिले थे, तब मैंने बहुत वहाँ पढ़ाया था। और पॉलिटिक्स भी वहाँ पढ़ा था मैंने। और मैंने सोचा कि अभी कुछ भी करना है तो कुछ नया पुराना कुछ करेंगे ही रहेंगे। फिर आज नया पुराना करके एमएलए तक पहुँचे हैं। चेतन भाई, अंतिम सवाल, यदि आम आदमी पार्टी, कोई कांग्रेस के तमाम नेता निजी बातचीत में भी मानते हैं कि हम 70 सीट इसलिए लड़े, जीत पाए क्योंकि आम आदमी पार्टी जीती तो 5 सीट, लेकिन 34-35 सीट पे ना वो जीते ना हमें जीतने दिए। यदि हम दोनों को जोड़ दें तो हम 70 के आसपास पहुंच जाते हैं, और बीजेपी भी 110 से ज़्यादा नहीं सोच पा रही थी। हाँ, बिल्कुल।
तो ये बीजेपी की बी टीम के तौर पे काम किए। ये उनकी खुली बातचीत है, और आंकड़ों को आप देखिए तो लगभग ऐसे ही लगता है। तो यदि बीजेपी ज्वाइंट टारगेट है तो फिर इतना डिफरेंसेस क्यों? 2022 की जो चुनाव हुए में उसमें 17 एमएलए कांग्रेस के बने हैं, 5 एमएलए हमारे बने हैं, और हमारे 35 लोग सेकंड में रहे हैं। कोई 3,500 वोट से हारा है, कोई 5,000 वोट से हारा है, कोई 7,000, कोई 2,000, कोई। तो आने वाले अगर वो कांग्रेस बोलेगी बी टीम, लेकिन हमने हमारे पार्टी में रह के हमारा जो नैतिक जिम्मेदारी थी, हमने हमारे हिसाब से पूरी मेहनत हमने की, और हमारा गोल तो कुछ परिवर्तन लाने का था। और कांग्रेस का तो वो कांग्रेस जाने, लेकिन हमने 41 लाख वोट यहाँ से इकट्ठा किए थे, और बहुत मेहनत से लड़े। पहली बार लड़े, लेकिन हमको अच्छे। अरविंद केजरीवाल से अभी बात होती है? बिल्कुल होती है। लोकसभा के लिए कोई बात हुई कि चेतर तो तेया तो मैंडेट है, ले जाना? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। अभी तो अलायंस हुआ है, अलायंस की 3 मीटिंग हुई। अभी सीट शेयरिंग की आने वाले दिनों में मीटिंग होगी, और जो भी हाई कमांड जो भी डिसीजन लेगा, उस हाई कमांड के डिसीजन को साथ में लेके ही हम आगे बढ़ेंगे। छोटू भाई से अभी बातचीत है कि वापस आ जा बेटा, आप तो उनके दत्तक माने जाते थे? नहीं, छोटू भाई साहब को ऐसी बात नहीं होती, लेकिन हम छोटू भाई साहब का सेहत के बारे में अक्सर खबर लिया करते हैं, कैसे है, क्या कर रहे हैं। तो ऐसी बातें चलती है नॉर्मली कि तबीयत पानी कैसा चल रहा है। ऐसे नहीं बोलते कि भाई वापस आ जाओ, ऐसा अभी तक नहीं हुआ। महेश का आप दोस्त थे, महेश के बेन एक टाइम आप होते थे। महेश बसावा का और चेतक बसावा का झगड़ा का क्या था? आदिवासी जानना चाहता है, क्योंकि महेश बसावा के साथ साथ चेतक बसावा लंबी यात्रा की है। हम महेश भाई तो 2002 से ही लड़ रहे थे, 2002 में जीते थे। बाद में उनको वोट 13,000, 12,000, 14,000 हर विधानसभा में मिला, जैसे कि 7 में मिला, 12 में मिला। जैसे ही हम जुड़े, हमारी पूरी टीम जुड़ी, तो 2017 में पूरा टीम हम जुड़ा, 2 तहसील की बॉडी बनाई, डिस्ट्रिक्ट पंचायत में हम बैठे। और 2017 में महेश भाई ने बोला कि भाई इस बार हम लड़ रहे हैं, मेहनत लगा दो और जिता दो, अगली बार यहाँ से जो भी रेडी होगा उसको हम टिकट दे देंगे। तो हमने पूरा जी जान लगा के उनको जिता दिया। जिताने के बाद भी 2022 तक हमने पूरा दौड़ दौड़ के पूरा संगठन बनाया, पूरी मेहनत की, लोगों में इमेज बनाया, मेरिट बनाया। लोगों ने बोला कि एमएलए हो तो चैतर भाई होना चाहिए, एमएलए में चैतर भाई होना चाहिए। तब महेश भाई ने जिद पकड़ा कि नहीं, अभी भी मैं वहीं लड़ूंगा और मैं ही लड़ूंगा, आप मेहनत करो। और फिर ऐसा करके फिर लास्ट में उन्होंने हमारे साथ बर्ताव गलत किया। तो ऐसे करके वो आदिवासी समाज जानना चाहता है, वो हुआ क्या? हुआ यही था, हमको उन्होंने बुलाया था टिकट के बारे में, व्हाइट हाउस में टिकट के बारे में डिस्कस करने के लिए। बुलाने के बाद हमारा वहाँ हमारे साथ गैरवर्तणूक उन्होंने किया था, उनकी भाषा बोली में हमको जबरन सबको बोला था। तो फिर हमने बोला ठीक है, आप लड़े, हम ही तो कार्य करें, आपको लड़ना है तो हमको रिक्वेस्ट करके भी बोल सकते थे, तो हम मेहनत करते। लेकिन फिर हमारा तमाम साथी वहाँ से चले गए, और फिर हमने सोचा कि हम आम आदमी पार्टी में जुड़ेंगे, वहाँ से लड़ेंगे, और लड़े हम। आज जहाँ से एमएलए महेश भाई वसावा थे, उनको वहाँ से सिर्फ 2,900 वोट मिले, और हमको 1,03,400 वोट मिले। उस पे से ही हम सोच सकते हैं कि लोगों के साथ हम जुड़े रहते थे या महेश भाई जुड़े रहते थे। मुमताज पटेल, अहमद पटेल की जो बेटी है, मैं अभी 2 दिन पहले उनका इंटरव्यू किया था, तो वो कह रही थी मुझे कि चेतक बसावा अच्छा आदमी है, उसको मिसगाइड किया नहीं, वो कांग्रेस का कैंडिडेट। कांग्रेस से आपकी कोई बातचीत थी? मुमताज पटेल के साथ अभी उनका स्वर्गीय अहमद पटेल जी का जो श्रद्धांजलि का कार्यक्रम था, हमको भी उन्होंने इनवाइट किया था। हम गए थे, मिले थे, बैठे थे, कई सारी बात हुई थी। उससे पहले मैं कभी भी मुमताज पटेल से नहीं मिला था और कभी बात भी नहीं हुई थी। तो मुमताज जी अच्छे सारे लीडर है, अहमद पटेल जी की सोशल वर्किंग वो पूरा करते हैं। तो मुमताज जी को उस टाइम भी हमने बोला था कि हम आम आदमी पार्टी के सिंबल पे से ही लोकसभा लड़ेंगे। अगर अलायंस में हमको मिलता है तो लड़ेंगे, अगर नहीं मिलता है और कांग्रेस को मिलता है
तो उनको भी सपोर्ट करेंगे, चाहे मुमताज़ जी हो या दूसरे कोई भी हो, लेकिन हम उनको जिताने का हमारे से जितना भी बने इतना काम करेंगे। वो उस दिन भी हमने बोला था। मतलब चेतन पटेल ना कांग्रेस में जाया है ना बीजेपी में। अभी मैं आम आदमी पार्टी का एमएलए हूँ और एमएलए छोड़ के अभी नहीं, नेता तो भविष्य का सोचता है। आप तो 10 साल पहले सोच लिए थे, जब जॉब छोड़ी थी तब तय कर लिया था कि विधानसभा जाना है। नहीं, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले में से हूँ। उस टाइम अगर जीत के मैं आया था और मेरे नाम से जीता था, मैं उस टाइम मेरे काम से जीता था। उस टाइम भी बहुत सारे भाजपा के नेताओं के कॉल आए थे, कैबिनेट मिनिस्टर बनाने की बात कर रहे थे, फिर भी हम नहीं गए थे। तो आने वाले दिनों में भी आम आदमी पार्टी में रहकर ही हम आगे बढ़ेंगे, आम आदमी पार्टी को ही हम मजबूत बनाएंगे। और गुजरात में आने वाले दिनों में आप देख सकते हो, आने वाले दिनों में हम बहुत मजबूत तरीके से गुजरात में आम आदमी पार्टी को आगे ले जाएंगे। आम आदमी पार्टी का विधानसभा में एजेंडा क्या है ये 3 दिन के सेशन? आईपैड तो मिल गए, आगे आम आदमी पार्टी का इस विधानसभा में ज्ञान सहायक जी जो अभी भर्ती उन्होंने डाली है, तो हमने बोला कि आउटसोर्सिंग से टीचर की भर्ती नहीं करना है, उसका हम विरोध करेंगे। एलआरडी की जो बच्चों के साथ, जो पढ़े लिखे बच्चों ने एलआरडी का एग्ज़ाम दिया था, उनके साथ जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ हम लड़ने वाले हैं। ऐसे ही साथ जो पूरे शिक्षा की बात पे हम चलाएंगे, दिन ब दिन जो हाई लेवल पे मोगवाड़ी बढ़ रही उसके, और अभी जो वो लोग यूनिवर्सिटी का जो बिल ला रहे हैं उसके खिलाफ भी हम लड़ने वाले हैं। तो हमारा पूरा सवाल जो तारांकित सवाल थे हमने भेज दिए, उनका अभी डिस्कस होने वाला है। हमने बिल भेज दिए हैं, हमने विधेयक भेज दिए, हमने 116 की नोटिस भी भेज दी है। तो वो पूरे के पूरे बातों पे हम 3 दिन विधानसभा में रह के आवाज़ बनने वाले हैं, उठाने वाले हैं, और आने वाले दिनों में उसका लोगों के हित में जो भी होगा वो विधानसभा में हम बोलते रहेंगे। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ चेतन वसावा, एक पढ़ा लिखा आदिवासी जिसने समाज के लिए अपनी नौकरी छोड़ी, जबकि वो अपनी फैमिली का पहला गवर्नमेंट एम्प्लॉय था। एजेंडा क्लियर है। मैं यकीन मानिए बहुत सारे नेताओं का इंटरव्यू कर चुका हूँ। फर्स्ट टर्म में जो शपथ के बाद का पहला सेकंड सेशन था, उसमें सबसे एग्रेसिवली भूमिका निभाई। 116 की नोटिस, 107 की नोटिस, प्राइवेट बिल, विधेयक, तमाम चीज़ें आपने इनके जुबानी सुनी। लेकिन एक बड़ा सवाल अंत में वही है कि कोई आदिवासी राष्ट्रीय नेता क्यों नहीं बन पाया। उम्मीद करते हैं यह कमी भी अगले कुछ दशकों में पूरी होगी। आपने एनजीएन से बात की हाँ, पूरी उम्मीद है आने वाले दिनों में हमारे समाज में से भी बड़े लीडरशिप ली जाएगी। और हमारे आम आदमी पार्टी में अभी हमको पूरा, आप देख सकते हो, हम एमएलए बने, बाद में हमको यहाँ के कार्यकारी प्रदेश प्रमुख बनाया गया, विधानसभा दल के नेता भी बनाया गया, राजस्थान का जो पूरा उदयपुर जोन है उसका भी सहप्रभारी बनाया गया। तो आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी लोकसभा के चुनाव में भी हमको उतारने वाली है और बड़े नेता के तौर पे आने वाले दिनों में हमको प्रेजेंटेशन करने वाली है। तो उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आने वाले दिनों में हम पूरी ताकत से लोगों के काम करें, लोगों के साथ जुड़े रहे, और भगवान हमको इतनी शक्ति दे कि हम हम में छोटे लोगों को जहाँ भी अन्याय होगा वहाँ जाके खड़े रहेंगे, उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। ये संघर्ष का एक्सपीरियंस और एमएलए बनने का एक्सपीरियंस आपका क्या है? मैं एक छोटे से परिवार में से आता हूँ। मैं एक छोटे से गांव जो डेडियापाड़ा तहसील में पड़ता है, बोगज, वहाँ से आता हूँ। देश ये जानना चाहता है कि केवड़िया संघर्ष क्या था, क्योंकि दुनिया में केवड़िया सरदार स्टेचू के लिए जाना जाता है। सरदार पटेल साहब का स्टेचू बनना चाहिए, हमको उसमें गर्व था, लेकिन हमको नहीं पता था कि हमारे गाँवों को ही उठा के उसका स्टेचू बनाया जाएगा। आम आदमी के नेता हैं, कभी बात आती है बीजेपी में चले जाएंगे, मनसुख वसावा को रिप्लेस चेतन वसावा करेगा, CI पाटिल के साथ मीटिंग हो गई, कभी पता चलता है कि कांग्रेस के नज़दीक हो गए हैं। ये चेतन वसावा इतने लवली बॉय। भाजपा के कई सारे नेताओं के कॉल आए, कई सारे लोग मिलने आए, भाजपा में जुड़ जाओ,